डियर स्टूडेंट, आज हम रेट की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी जब हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहे हैं तब हमें उस टीचिंग के दौरान कौन कौन से चैलेंजेस का हमें सामना करना होता है। यानी व्हाट आर द चैलेंजेस इन आवर टीचिंग इंग्लिश, हमारे अंग्रेजी में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि वो कौन कौन से चैलेंजेस है। सबसे पहला है वो है लैंग्वेज की डिफिकल्टीज। लैंग्वेज डिफिकल्टीज। सेकंड है वो है एरर्स, और थर्ड है वो है डिसऑर्डर्स। यानी हम इस क्लास में जो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश है उसके अंतर्गत लैंग्वेज डिफिकल्टीज को पढ़ेंगे, एरर्स को पढ़ेंगे और डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। यानी ये सारी चीजें, यानी लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स, डिसऑर्डर, ये सारे हमारे टीचिंग इंग्लिश के सामने क्या है, चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। ठीक है, और उन चुनौतियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि चुनौतियां क्यों है, क्या कारण है, किस तरीके से है और कौन कौन से डिसऑर्डर है, सभी का हम इस वीडियो में, इस क्लास में पता करने की कोशिश करेंगे। तो सभी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं लैंग्वेज डिफिकल्टी के बारे में कि लैंग्वेज डिफिकल्टी क्या है। लैंग्वेज डिफिकल्टी यानी भाषा की कठिनाई, जिसको हम बोल सकते हैं भाषा की कठिनाई या डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयां, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, भाषा की कठिनाइयां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि लैंग्वेज की डिफिकल्टीज किस प्रकार से हमारे सामने शो हो रही है। तो प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक चीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लैंग्वेज डिफिकल्टीज क्या है, लैंग्वेज में आने वाले एरर्स कौन से हैं और उसके डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज डिफिकल्टीज को देखते हैं। तो जो एक अंग्रेजी का अध्यापक होता है, ए टीचर ऑफ English language faces many difficulties। ठीक है, एक अंग्रेजी का अध्यापक है, टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फेसेस मैनी डिफिकल्टीज, अनेक डिफिकल्टीज को क्या करता है, वो फेस करता है। टीचिंग इंग्लिश as a foreign language is a challenging yet rewarding career choice। इसको समझने का प्रयास करते हैं। Suppose that you are a teacher of English, आप सभी अंग्रेजी के अध्यापक हैं, क्योंकि जैसे हम रीट पास करेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो एक टीचर बन जाएंगे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के। तो हमारे सामने डिफिकल्टीज आप देखेंगे कि अंग्रेजी को पढ़ाने का डिफिकल्टीज है। उसमें से देखो टीचिंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि अंग्रेजी एक क्या है, विदेशी भाषा है, और विदेशी भाषा को टीचिंग कराना अपने आप में क्या होता है, एक चैलेंज होता है। क्योंकि हमारे पास उस भाषा के ना तो हमारे पास लैंग्वेज एलिमेंट्स अच्छे हैं, ना लैंग्वेज की वोकैबुलरी अच्छी है, और ना लैंग्वेज का एक गुड प्रोनाउंसिएशन है। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, उससे रिलेटेड डिफिकल्टीज बहुत होती है। तो जो चैलेंजेस है, येट फिर भी करियर चॉइस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम देखेंगे तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सभी में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनने के कारण क्या होता है, हमारे पास एक प्रेशर होता है करियर चॉइस को लेकर, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हर एक जगह इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत काम में आती है। ठीक है, लेकिन एक टीचर के लिए डिफिकल्टीज भी है, और वो कौन सी डिफिकल्टीज है वो हम जानने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। तो आगे देखें,
वी मस्ट learn to constantly adopt to your student need. We must learn to constantly adopt to your students need. सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की नीड का पता करते हैं कि स्टूडेंट को वास्तव में क्या आवश्यकता है। तो क्योंकि स्टूडेंट का नीड है, उनका हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। वी मस्ट लर्न टू कंस्टेंटली अडॉप्ट टू योर स्टूडेंट नीड का हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ हमारे चैलेंजेस है, कुछ डिफिकल्टीज है इंग्लिश में, लैंग्वेज की डिफिकल्टीज है, वो देखते हैं। देयर आर many teaching difficulties लैंग्वेज डिफिकल्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग डिफिकल्टी की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचिंग की डिफिकल्टी, यानी टीचिंग के दौरान आने वाली कौन कौन सी डिफिकल्टीज है। ठीक है, देयर आर मेनी टीचिंग डिफिकल्टीज व्हाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के दौरान कौन कौन सी डिफिकल्टीज है टीचिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले डिफिकल्टीज का हम बात करते हैं, वो है लैक ऑफ प्रॉपर गोल। लैक ऑफ प्रॉपर गोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी सीखने और सिखाने का कोई भी प्रॉपर हमारे पास गोल नहीं है, ना तो टीचर के पास है ना ही स्टूडेंट के पास है। स्टूडेंट्स आल्सो डोंट नो अबाउट द पर्पस टू लर्न इंग्लिश, और टीचर को भी पता नहीं है कि हम स्टूडेंट्स में इंग्लिश इस उद्देश्य के साथ डेवलप करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे टीचर एंड स्टूडेंट या लर्नर have a lack of goal of English, यानी इंग्लिश को सीखने के लिए हम उनके पास लक्ष्य का अभाव है। उनको पता ही नहीं है कि अब इंग्लिश है वो किस लक्ष्य के पीछे है वो सीखी जा रही है, तो ये नहीं पता है। तो ये टीचिंग इंग्लिश की हमारे पास एक सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है, लैक ऑफ प्रॉपर गोल। सेकेंड की बात करते हैं, वो है स्टूडेंट्स यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड इन टीचिंग। यानी इंग्लिश के अंदर हमने ट्रेडिशनल मेथड को अपनाए रखा है, क्योंकि बहुत साल पहले मतलब जो टीचर पढ़ा रहे थे इंग्लिश पढ़ा रहे थे, जैसे वो ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से पढ़ा रहे थे या ग्रामर कम ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ा रहे थे, जैसे वो प्राचीन काल से यानी जैसे ही ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय से जो चला आ रहा है, आज भी टीचर उसी ट्रेडिशनल मेथड से इंग्लिश पढ़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल मेथड इन इंग्लिश और वही ट्रेडिशनल मेथड आज हमारे सामने एक चैलेंज बन चुका है, वो आज हमारे सामने एक डिफिकल्टी बन चुका है। इसलिए बन चुका है क्योंकि उस मेथड के हिसाब से स्टूडेंट्स है वो प्रॉपर्ली एक्वायर नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली लर्निंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेनी टाइम स्टूडेंट्स वो फील करते हैं और ट्रांसलेशन मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है, पुराना मेथड हो चुका है, और इससे
जो उसकी टेक्निक्स है, जो टूल्स है, वो सारी चीजें बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड होना भी एक डिफिकल्टीज होता है लैंग्वेज टीचिंग के सामने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड है वो हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन इवैल्यूएशन। थर्ड है डिफेक्ट्स इन इवैल्यूएशन। डिफेक्ट इन इवैल्यूएशन इस प्रकार से होता है कि हमारा जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन करने की जो पद्धति है, वो हमारे स्किल बेस्ड नहीं है, वो हमारे नॉलेज बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ हमारे मार्क ओरिएंटेड कर दिया गया है। क्योंकि जिस स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स होंगे उसका इवैल्यूएशन उतना अच्छा है, वो उतना इंटेलिजेंट माना जाता है, न कि उसके अंदर स्किल का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, या वो किसी भी भाषा के बारे में वो एफिशिएंसी को डिजर्व करता है या नहीं करता है, वो चीजें इसमें असेसमेंट नहीं होता है। तो इवैल्यूएशन, डिफेक्ट इन इवैल्यूएशन इज आल्सो डिफिकल्टीज इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। भाषा को, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के अंदर ये एक मूल्यांकन के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जो मूल्यांकन है वो एक मार्क ओरिएंटेड है। कौन सा है? मार्क ओरिएंटेड है, न कि गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, मार्क ओरिएंटेड है। और यही डिफेक्ट है, यही डिफेक्ट है, क्योंकि हम मूल्यांकन किसी के मार्क्स को देखकर करते हैं, न कि उसके गोल को देखकर करते हैं। एग्जाम बेस्ड है, गेटिंग द गुड बेस्ट मार्क्स है, और इसमें स्किल बेस्ड होना चाहिए, पर स्किल बेस्ड नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है। ये हमारा इवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, जो टीचिंग इंग्लिश के अंदर एक डिफिकल्टीज मानी जाती है। क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि स्टूडेंट कैसे न कैसे करके गुड मार्क्स ले, बेस्ट मार्क्स एग्जाम में वो ले आए। मतलब जो रिटन पेपर होगा उसके अंदर बहुत अच्छे उसके मार्क्स आने चाहिए, लेकिन रिटन पेपर में ही सारे नंबर आना, बहुत अच्छे नंबर आना इज नॉट ए क्वालिटी शोइंग परफॉर्मेंस। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे और भी स्किल्स है वो भी डेवलप होनी चाहिए। नॉलेज के स्किल है, लिसनिंग का स्किल है, स्पीकिंग का स्किल्स है, लेकिन वो सारे स्किल क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 4 नंबर बात करते हैं, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पॉलिसी जो है उसकी हम बात करते हैं। लैक ऑफ वेल डिफाइंड पॉलिसी से मतलब होता है कि जो इंस्टीट्यूट एसटीसी बीएड जो टीचर तैयार कर रहे हैं, उनका जो गोल है, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने की, स्टूडेंट के एडमिशन से लेकर सब चीजों में, वहां वेल डिफाइंड पॉलिसी नहीं है, उसका अभाव आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो देयर इज नो एनी प्रॉपर एम, आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, देयर इज नो प्रॉपर एम फॉर मेकिंग good teacher of the institutions or governments. There is no proper aim for making good teacher of the institutions or government. सरकार, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूट्स दोनों का ही एक अच्छे टीचर्स को तैयार करने के पीछे उनके पास प्रॉपर एम नहीं है, अच्छा उद्देश्य नहीं है। तो लैक ऑफ सुनियोजित नीति का यहाँ पे अभाव माना जाता है, जिसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर एक डिफिकल्टीज सबके सामने रहती है टीचिंग करवाते टाइम। 5 नंबर जो नेक्स्ट है वो नेग्लेक्टिंग ऑफ स्पीकिंग। नेग्लेक्टिंग ऑफ स्पीकिंग,
नेग्लेक्टिंग ऑफ स्पीकिंग का मतलब है जो स्पीकिंग की जो स्किल है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी जो राइटिंग वर्क है उस पर ज्यादा फोकस होता है। यानी इंग्लिश में एक चीज होती है, इंग्लिश में राइटिंग वर्क पर ज्यादा फोकस होता है टीचर का, यानी रिटन वर्क ज्यादा होगा, और स्पीकिंग वर्क क्या होता है, न के बराबर ही होता है। यानी स्पीकिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो गायब हो जाती है। यानी स्टूडेंट्स में जो स्पीकिंग का जो डेवलपमेंट करवाना होता है, जो बोलने की जो आर्ट है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, वो पीछे रह जाता है, जिसके कारण उसका प्रोनाउंसिएशन है, वोकैबुलरी है, इंटोनेशन है, बहुत सारी चीजें उसकी वीक पर वीक होती जाती रहती है। ठीक है, तो स्पीकिंग वर्क उसका न के बराबर रहता है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोकस होता है वो होता है रिटन के ऊपर होता है। रिटन वर्क ही रिटन वर्क पे रहता है, चाहे वो हमें होमवर्क देना हो स्टूडेंट को तो रिटन वर्क, चाहे हमें टेस्ट लेना हो तो रिटन में टेस्ट लेना है, चाहे वो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होता है तो हमें रिटन टेस्ट लेना है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऐसा स्किल या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके बेस पे हम स्टूडेंट्स के अंदर और भी क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंग्लिश में राइटिंग वर्क यानी रिटन वर्क पे ज्यादा फोकस किया जाता है, न कि स्पीकिंग वर्क पे। तो नेग्लेक्टिंग ऑफ स्पीकिंग की वजह से टीचिंग इंग्लिश को करवाने में एक डिफिकल्टी सभी के सामने रहती है। नेक्स्ट जो टीचिंग है वो वेरिएशन इन सिलेबी भी मानी जाती है। 6 नंबर है वेरिएशन इन सिलेबी। वेरिएशन इन सिलेबी का मतलब है कि डाइवर्सन जो है वो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया हैज सो मेनी लैंग्वेजेस। भारत में अनेक भाषाएं हैं, भारत में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स, हमारे पास कल्चर है वो भी डिफरेंट है, डाइवर्सन बहुत है, डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है पूरे इंडिया में वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का सिलेबस है। ठीक है, और उसके कारण से क्या होता है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उस पे ज्यादा फोकस हो जाता है, न कि इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, इसके कारण भी टीचिंग इंग्लिश पढ़ाना क्या होता है, डिफरेंट होता है, और एक इतने बड़े कंट्री में एक सिलेबस के अंदर वेरिएशन होने के कारण है वो इंग्लिश है वो वीक रह जाती है। नेक्स्ट हम 7 नंबर बात करते हैं वो ओवर क्राउडेड क्लासरूम होना। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, क्लासरूम ज्यादा क्राउडेड होने के कारण क्या होता है, लैंग्वेज की टीचिंग कराने के लिए डिफिकल्टी रहती है। इसलिए रहती है क्योंकि मान लो सपोज दैट कि कोई भी क्लास में 70-80 स्टूडेंट है, तो एक तो टीचर की वॉइस है वो प्रॉपर्ली सभी के सामने अच्छे तरीके से उनका प्रेजेंटेशन जो स्किल होता है वो डेवलप नहीं होता है, न कि स्टूडेंट्स उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर पाते हैं। और एक दूसरी बात ये है क्योंकि जब ओवर क्राउडेड क्लासरूम होगा तो सभी स्टूडेंट के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस नहीं किया जा सकता है, और जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होगा वो एक लूज एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। इसलिए ओवर क्राउडेड क्लासरूम होने के कारण भी क्या होता है, टीचिंग इंग्लिश की एक मेन डिफिकल्टीज रह जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर है वो है लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का लो स्टैंडर्ड होना, यानी जो टेक्स्ट बुक है उसका स्टैंडर्ड भी एक लो स्टैंडर्ड होने के कारण क्या होता है कि डिफरेंट सिलेबस हो गया, स्टैंडर्ड भी उनका लो हो गया, तो स्टूडेंट के अंदर जो क्वालिटी हम डेवलप करना चाहते हैं वैसी क्वालिटी स्टूडेंट में डेवलप नहीं हो जाती है, और इसलिए उनका जो लेवल होता है, लर्निंग लेवल होता है वो कमजोर रह जाता है, और स्टूडेंट्स धीरे धीरे कमजोर पे और कमजोर होते जाते हैं, और टीचर के लिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी जो है सामने आ जाती है। नेक्स्ट है वो है students become overly dependent on teacher।
डिपेंडेंट ऑन टीचर। एक चीज हमने देखी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के ऊपर पूरी तरह से अधिक क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो हर एक बात में क्या करते हैं, स्टूडेंट से ही पूछना पसंद करते हैं। स्टूडेंट इजीली उनको बता देता है, टीचर उनको इजीली बता देता है ताकि स्टूडेंट सीख जाए। ठीक है, तो बार बार ऐसे होने के कारण जो लर्निंग बाय जो डूइंग है वो प्रोसेस तो रह जाती है पीछे, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट बार बार पूछने की जो उनकी हैबिट है वो हैबिट डेवलप हो जाती है, और उस हैबिट की डेवलप होने के कारण स्टूडेंट ओवरली टीचर के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल वो टीचर के ऊपर ही डिपेंड हो गए, खुद कुछ नहीं करेंगे। और बाद में जाके ये हमारे पास एक डिफिकल्टी आती है टीचिंग के सामने कि स्टूडेंट हर चीज में क्या करते हैं, टीचर की हेल्प लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे ये टीचिंग इंग्लिश की डिफिकल्टीज थी। इंग्लिश टीच करवाना है तो हम अंग्रेजी शिक्षण के दौरान क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डिफिकल्टी की बात करते हैं, भाषा की कठिनाइयों की बात करते हैं, लैंग्वेज की डिफिकल्टी की बात करते हैं। अभी ये टीचिंग डिफिकल्टी हमने पढ़ा था, कुछ लैंग्वेज डिफिकल्टीज है उसके बारे में और अध्ययन करते हैं। लैंग्वेज डिफिकल्टीज में देखते हैं देयर आर निम्नलिखित हैं, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि लैंग्वेज की कौन सी डिफिकल्टीज है। जो भाषा के अंदर भाषा सीख ली है फिर भी भाषा में कठिनाई है वो रह जाती है, सीखने के लिए कठिनाइयां हमारे सामने आने लगती है, तो वो लैंग्वेज की डिफिकल्टीज कौन कौन सी है। सबसे पहले डिफिकल्टीज की हम बात करते हैं तो वो है भाषा में एक देखते हैं ना कि ग्रामर के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर दिया जाता है, तो ओवर emphasis on ग्रामर पे ज्यादा एम्फेसिस करना। यानी एक चीज आपने देखी होगी कि मान लो एक स्कूल में दो टीचर है इंग्लिश के, दोनों के हम प्रेफरेंस के साथ अगर पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी चीजें पढ़ाएंगे, अगर आप चैप्टर सिलेबस के चैप्टर पढ़ाना पसंद करेंगे या ग्रामर पढ़ाना पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट कि टीचर है वो ग्रामर पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो उस पर क्या कर देते हैं कि ग्रामर के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर देते हैं। ठीक है, न कि उसमें रीडिंग हैबिट को डेवलप करते हैं, न कि स्पीकिंग को डेवलप करते हैं, केवल उसमें ग्रामर को ज्यादा डेवलप कर देते हैं क्योंकि ग्रामर क्या आती है, एग्जाम में आती है। ठीक है, उसके कारण एक लैंग्वेज की डिफिकल्टीज है वो रह जाती है। ठीक है, कि उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है ग्रामर पे और बाकी को छोड़ दिया जाता है, गौण कर दिया जाता है। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर्स। जो नॉन नेटिव स्पीकर्स है उनके प्रोनाउंसिएशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वी ऑल आर नॉन नेटिव स्पीकर। ठीक है, हम सभी नॉन नेटिव स्पीकर है, तो हमारे सामने क्या होता है कि एक वी हैव सम डिफिकल्टीज टू लर्न एक्यूरेट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का हमारे पास एक डिफिकल्टी रहती है और वो डिफिकल्टी आगे बढ़ती जाती है, तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है वो नॉन नेटिव जो स्पीकर होते हैं उसमें बेसिकली आपको फाउंड होती है, आपको मिल सकती है। ये एक लैंग्वेज की क्या है, डिफिकल्टी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड अगर बात करते हैं तो वो है प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी।
एज ए सेकेंड लैंग्वेज। एक चीज मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूं कि जो इंग्लिश है वो भारत में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। अंग्रेजी भारत में कौन सी लैंग्वेज के रूप में सेकेंड, और फर्स्ट है वो क्या है, हिंदी। लेकिन कुछ स्टेट्स में हम अगर देखें, अगर स्टेट्स में देखें तो वहां पे इंग्लिश है वो राजभाषा है और हिंदी को सेकंड माना गया है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का चयन करने से क्या होता है, एक डिफिकल्टीज क्रिएट होती है कि कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी के साथ कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा सीखना होता है। तो ये भी एक डिफिकल्टी हो गई है। नेक्स्ट डिफिकल्टी है फॉर द लैक ऑफ वोकेबुलरी, यानी शब्दावली का अभाव इंग्लिश लैंग्वेज की। लैक ऑफ वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हमारे पास अंग्रेजी भाषा के शब्दों की कमी है और उस कमी के कारण क्या होता है, लैंग्वेज को अटेंड करने में, लैंग्वेज को टीच कराने में डिफिकल्टीज रहती है। नेक्स्ट 5 नंबर है लैक ऑफ वोकेबुलरी के बाद हम बात करते हैं तो वी हैव नो any proper environment, we have no any proper environment। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके लिए environment का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, environment का अभाव है। we have lack of environment, और जब lack of environment के कारण क्या होता है, किसी भी भाषा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बोलते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाले के साथ, तो क्या हम देखते हैं क्योंकि जब सामने वाला उस चीज को अंडरस्टूड नहीं कर सकता है, वो उस चीज को रिस्पॉन्ड जब नहीं कर सकता है, तो हमारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है। जो इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में कभी नहीं होता है, और एक इंटरेक्शन का गैप आने के कारण क्या होता है, एक इन्वायरमेंट क्या ब्रेक होना होता है, एक एनवायरनमेंट टूट जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, आपस में जो ड्रिल, जो कम्युनिकेशन होना होता है वो नहीं हो पाता है। तो वी हैव नो एनी प्रॉपर एनवायरनमेंट। जहां भाषा का एनवायरनमेंट होगा तो भाषा है वो बहुत ही अति शीघ्र है वो डेवलप हो जाएगी, विकसित हो सकती है, और जब एनवायरनमेंट नहीं है तो उसमें बहुत टाइम लगता है और डिफिकल्टीज का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होने के कारण, क्योंकि we have to create the environment to learn English, हमने बहुत बार सुना, because we don't have proper environment, so we are really very back, and we all are faces language difficulties to teach to the students and learning language as well। next हम बात करते हैं 6 नंबर language difficulties की। एक लैक ऑफ टीचर्स की हम बात करते हैं, लैक ऑफ गुड टीचर। इंग्लिश के गुड टीचर नहीं होने के कारण भी लैंग्वेज में डिफिकल्टीज है। लैक ऑफ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अच्छे अध्यापकों का अभाव है, लैक ऑफ गुड टीचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, क्योंकि स्कूल्स में देखते हैं या हमारे एनवायरनमेंट में जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे पास लैंग्वेज की लेबोरेटरी नहीं है।
भले हम लेबोरेटरी की बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी लेबोरेटरीज आपको मिल सकती हैं, लेकिन कभी भी भाषा की लेबोरेटरीज नहीं मिलती है। बड़े सिटीज में हम या कुछ अच्छे एनवायरनमेंट वाले स्कूल्स में हम अगर देखते हैं तो वहां हमें लैंग्वेज की लेबोरेटरी मिलती है, वहां पे लैंग्वेज के एलिमेंट्स मिलते हैं और सीखने के बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं ताकि हम उस डिफिकल्टीज को दूर कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास उस लैंग्वेज से संबंधित क्या होता है, एक लेबोरेटरी भी नहीं होती है और उसके माध्यम से हम पिछड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है वो है टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन। हमारे क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षण जो करवाया जाता है वो एक ट्रांसलेशन के माध्यम से करवाया जाता है। जैसे टीचर आता है और वो आगे क्या करता है, जैसे चैप्टर पढ़ना शुरू करेगा तो पहले वो इंग्लिश में लाइन बोलता है, फिर उसका हिंदी अनुवाद करके विद्यार्थियों को बताता है ताकि विद्यार्थी उस चीज को ग्रहण कर सके कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। ठीक है तो उससे क्या होता है कि ट्रांसलेशन मेथड से जो अध्यापक ने अंग्रेजी में बोला उस पे तो विद्यार्थी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो चीजें अध्यापक ने हिंदी में बोली है वो विद्यार्थी अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, जिसके कारण उनमें हिंदी भाषा तो डेवलप हो जाती है लेकिन अंग्रेजी भाषा उनमें डेवलप नहीं होती है। तो अगर मेरा सुझाव, अगर उनको ट्रांसलेशन मेथड के बिना जैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश उसको सिखाएं, ठीक है, लेकिन एक चीज होता है, ये चीजें होनी चाहिए स्टार्टिंग लेवल पे, क्योंकि जब भी ये चीजें थोड़ा आगे लेवल पे लेके जाएंगे तो कोई हमारे लिए एडवांटेज नहीं रखेगी। लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे यदि हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएं या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग पढ़ाएं तो ऐसा हो सकता है 1 2 3 साल के अंदर कि स्टूडेंट्स इंग्लिश टू इंग्लिश या बिना ट्रांसलेशन के भी वो अटेंड कर सकता है, वो ग्रैंड कर सकता है, वो सीख सकता है। तो स्टूडेंट्स कैन लर्न प्रॉपर्ली विदाउट ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन से क्या होगा, ट्रांसलेशन से जो लोकल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेशन किया जाता है तो सिर्फ वही लैंग्वेज है वो विद्यार्थी आसानी के साथ सीख जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज वैसे की वैसी रह जाती है, कोई विशेष डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं वो है जैसे लैक ऑफ गुड टीचर हो गए, लैक ऑफ इंग्लिश और टीचिंग थ्रू इंग्लिश, ये भी है प्रॉपर एक वो ट्रेडिशनल मेथड यूज ऑफ हम क्या करते हैं कि यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर रहे हैं और उस ट्रेडिशनल मेथड के कारण क्या होता है, लैंग्वेज की डिफिकल्टीज हमारे सामने आती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ न्यू मेथड, नए मेथड्स का अभाव। लैक ऑफ न्यू मेथड से मतलब है कि हमारे पास वी डोंट हैव प्रॉपर न्यू मेथड्स और उन मेथड के माध्यम से हम स्टूडेंट्स के अंदर टीचिंग करवा दें, तो वैसा कोई मेथड है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास वही ट्रेडिशनल मेथड है जिनके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लैंग्वेज में डिफिकल्टीज रहेगी, इसलिए दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड आउट न्यू मेथड। अब हमें नई मेथड को क्या करना है, ढूंढना है, ताकि जो लैंग्वेज डिफिकल्टीज है उस लैंग्वेज डिफिकल्टीज को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है नॉट प्रॉपर फोकस ऑन फॉर स्किल्स। जो हमारे पास फोर स्किल है उसके ऊपर प्रॉपर जो फोकस है वो नहीं होता है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग,
रीडिंग राइटिंग, ये हमारी फोर्थ स्किल है। इस स्किल में हमने देखा है कि जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो होता है राइटिंग स्किल के ऊपर, मोस्ट फोकस। उसके बाद में देखते हैं तो होता है रीडिंग पे, उससे कम फोकस। फिर हम बात करते हैं तो फिर होता है लिसनिंग पे या स्पीकिंग पे बराबर का साइड। और जो रेशियो में अगर बात करते हैं तो बहुत ही इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या होता है, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि प्रॉपर फोकस नहीं होता है फोरों स्किल पे, मतलब चारों के चारों स्किल पर ही नहीं होता है। इसके कारण ये डिफिकल्टीज आती रहती है। इसलिए सबके ऊपर ही ऐसे मानो कि इक्वल क्या होना चाहिए, एक इक्वल फोकस शुड बी नीडेड। इक्वल फोकस की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जब वो फेसेस जो होगा उसके बाद ही कुछ समाधान निकल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर, वो है लैक ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। लैक ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या है, लर्निंग अधिगम संसाधनों का अभाव है। किनका? लर्निंग रिसोर्सेज का अभाव है, यानी अधिगम के जो संसाधन है उनका अभाव है, जिनके कारण अंग्रेजी भाषा है वो क्या हो जाती है, पीछे रह जाती है, उनमें लर्निंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी अभिरुचि का अभाव एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए हमारे पास हमें एक इंटरेस्ट अराइज करना होता है स्टूडेंट के अंदर, और वो इंटरेस्ट स्टूडेंट में नहीं हो पैदा हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनमें मोटिवेशन भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उसके इंटरेस्ट को अराइज करने के लिए हमें उनको मोटिवेशन की जरूरत है। यदि इंटरेस्ट और मोटिवेशन को लैक हो जाता है तो लैंग्वेज की डिफिकल्टीज स्वाभाविक रहने वाली है। ठीक है, यदि हमें उसको अभिप्रेरित करना है या फिर उसे मोटिवेट करना है, उसके इंटरेस्ट को, अभिरुचि को जगाना है, अभिरुचि उनमें इंग्लिश विषय के प्रति पैदा करनी है, तो हमें क्या करना है, ये जरूरी करना है, फिर डिफिकल्टीज दूर होगी। ये इंटरेस्ट और मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उसको प्रॉपर गोल के बारे में बताएंगे कि भाई अंग्रेजी है वो आज के दिन इस चीज पे जरूरी है, इतनी इसकी डिमांड है, सब चीजें अगर हम बताएंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस वे। तो इस चीज को हम दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश में लैंग्वेज डिफिकल्टी के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा, दो चीजें पढ़े, दोनों में आप जो डिस्टिंग्विश है उसको आप समझेंगे। सबसे पहले जो बिंदु मैंने पढ़े थे वो थे टीचिंग से, यानी अंग्रेजी के हम शिक्षण करवा रहे हैं और शिक्षण में क्या होगा, टीचिंग में डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, टीचिंग डिफिकल्टीज पढ़ी। उसके बाद में हमने अभी जो रिसेंटली पढ़ा है वो पढ़ा है लैंग्वेज डिफिकल्टीज है। दोनों ये अलग अलग है, याद रखना है। लैंग्वेज है वो भाषा, अंग्रेजी भाषा की डिफिकल्टीज है, और ये शिक्षण करवाने की डिफिकल्टी। तो सभी आप पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो बता देते हैं। अगर लैंग्वेज डिफिकल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आता है?
क्वेश्चन की संरचना इस प्रकार से होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट included in the difficulties of English teaching। अंग्रेजी टीचिंग में निम्नलिखित में से कौन सी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, which of the following is a language difficulty। इसमें नेगेटिव नहीं है, निम्न में से कौन सा लैंग्वेज डिफिकल्टीज में है या टीचिंग डिफिकल्टीज में है। टीचिंग डिफिकल्टीज में निम्नलिखित में से कौन सा है, लैंग्वेज डिफिकल्टीज में कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज डिफिकल्टीज में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग डिफिकल्टी में नहीं है। तो इस प्रकार से एग्जाम में रीड के में है, रीड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है, अगर और अलग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखना कि इसमें नॉट इंक्लूड में से 3 जो आएंगे वो इसमें डिफिकल्टीज दी आएगी, एक नहीं आएगी, इसके अंदर एक आएगी और 3 नहीं आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को आपको देखने के बाद आपको पता लगा है कि हमें याद किस तरीके से करना है। जो भी लाइव बोर्ड पे जो भी डिफिकल्टीज आपको बताई गई है, जो भी टीचिंग डिफिकल्टीज या लैंग्वेज डिफिकल्टीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, वो सभी को बहुत ही प्रॉपरली आप अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एरर और अलग जो एरर्स और डिसऑर्डर है वो अगले वीडियो में। थैंक यू।